हेलो एवरीवन। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स विथ केस लॉज। केस लॉज मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हम लोग टॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आप लोगों से बस इतनी उम्मीद है कि एक सब्सक्राइब या लाइक या शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एशबे वर्सेस वाइट हमारा पहला केस है। एशबे वर्सेस वाइट के फैक्ट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। एशबे वर्सेस वाइट में बेसिकली क्या होता है कि प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर होता है और डिफेंडेंट जो होता है, डिफेंडेंट आपका एक इलेक्शन ऑफिसर होता है। डिफेंडेंट की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। तो डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ को वोट डालने से रोक देता है। ठीक है, वो मना कर देता है कि आप वोट नहीं डाल सकते, उसको वोट डालने से रोक देता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या हेल्ड करता है? कोर्ट ये हेल्ड करता है कि भैया आप किसी पर्सन को, किसी क्वालिफाइड वोटर को वोट देने से नहीं रोक सकते। माना कि भाई कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, कोई डैमेज उसको नहीं हुआ, कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट हो गया। और लीगल राइट यदि आपका वायलेट होता है तो दैट इज ऑल्सो इंजरी। तो कोर्ट ने बोला कि आपको, डिफेंडेंट को ऑर्डर किया गया कि भाई यू हैव टू कंपनसेट द प्लेंटिफ, आपको प्लेंटिफ को कंपनसेशन देना ही होगा। और ये जिस प्रिंसिपल से डील करता है वो प्रिंसिपल है टॉर्ट्स का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इंजूरिया साइन डैमनो। ओके, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी टू लीगल राइट, साइन मतलब होता है विदाउट, और डैमनो मतलब होता है डैमेजेस या मॉनेटरी लॉस। तो प्रिंसिपल कहता है इंजरी टू लीगल राइट विदाउट एनी मॉनेटरी लॉस इज एक्शनेबल। यदि किसी के लीगल राइट्स को इंजरी होती है, भले ही मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ हो, तो भी वो एक्शनेबल है। ठीक है, इसके बाद एक केस होता है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है, मतलब जो भीम सिंह जी हैं, भीम सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए थे और ये अपना सेशन अटेंड करने जा रहे थे असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जा रहे थे। पुलिस ने क्या किया कि इनको रोक लिया। पुलिस ने इनको रोक लिया बिना किसी फॉल्ट के, और पुलिस ने इनको सेशन अटेंड करने के लिए जाने नहीं दिया। तो एमएलए साहब ने क्या किया? एमएलए साहब ने इनके अगेंस्ट केस कर दिया कि भाई मेरा लीगल राइट वायलेट किया, मुझे असेंबली जाने से रोका। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई बिल्कुल सही बात है और इनको डैमेजेस दिलवाए जाने चाहिए। कोर्ट ने 50,000 रुपए का कंपनसेशन पुलिस को ऑर्डर किया कि आप जो है एमएलए साहब को दीजिए। और प्रिंसिपल यहाँ पे जो अप्लाइड होता है वो सेम प्रिंसिपल है इंजूरिया साइन डैमनो का। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसका लैंडमार्क केस रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। यूजीसी नेट में बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। जितने भी आज केसेस डिस्कस करेंगे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था कि एक डिफेंडेंट जो होता है उसका, मतलब वो शेफ्ट्स उसके वाटर रिजर्वायर पे बने होते हैं। मतलब उसका जो बिल्डिंग होती है वहां पे नीचे पे उसने वाटर रिजर्वायर बनवाए थे, जिसमें अलग अलग शेफ्ट्स बने हुए थे, जिसमें वाटर स्टोर था। ठीक है, पानी के टंकियां या पानी को रिजर्व करने के लिए नीचे स्टोर किया गया था पानी। तो होता क्या है कि वो कुछ कारणवश वो शेफ्ट जो हैं या प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो डैमेज हो जाते हैं। और उसी के जस्ट सामने एक और पर्सन था जो कि प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ के एरिया पे जिसकी कोल की माइन थी, तो वहां पे वो पूरा पानी जो है पहुंच जाता है। वो पूरा पानी यहाँ से, इसके ये प्रेशर के कारण इसके रिजर्वायर फट जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लीकेज हो जाता है, लीक होके पानी उसके कोल माइंस पे पहुंच जाता है। ठीक है, जहाँ पे उसका पूरा कोल स्टोर किया हुआ था। तो यहाँ पे भले ही कोर्ट ये हेल्ड करता है कि भले ही डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी, भले ही डिफेंडेंट का कोई फॉल्ट नहीं था, पर स्टिल उसको प्लेंटिफ को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो इसको हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और नो फॉल्ट लाइबिलिटी दोनों ये एक ही कॉन्सेप्ट है। कभी पूछा जाता है कि भाई किसको हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी कहते हैं, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को। ठीक है, तो अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका? व्हेन समवन स्टोर्ड एनी अननेचुरल थिंग, जब कोई व्यक्ति कोई अननेचुरल थिंग को स्टोर करता है, एंड व्हेन डैमेज इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ इट, और उस अननेचुरल थिंग को स्टोर करने के कारण डैमेज कॉज हो जाता है, देन द पर्सन केप्ट इट इज लाइबल इवन इफ ही डिड नो रॉन्ग। तो जिस पर्सन ने उस चीज को रखा हुआ है वो पर्सन लाइबल हो जाएगा, भले ही उसने कोई भी रॉन्ग कमिट नहीं किया। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। हर जगह पे
लाइबिलिटी नहीं होगी। नॉट लाइबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं जहां पे वो चीज लाइबल नहीं होने वाली। इसमें पहला आता विस मेजर, मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड के अंदर जहां पे देखिए, मान लीजिए कि बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जिसके कारण जो है वो चीजें उसमें डैमेज हो गया, या बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, या स्टॉर्म आ गया, या लैंडस्केप हो गया, ठीक है। तो यदि ऐसे कोई कारण के ऐसी कोई कैलामिटी हो जाती है, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड के कारण, तो वो एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। सेकेंड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मान लीजिए कि कोई थर्ड पर्सन आया जो कि मेरे ऑफिस का भी नहीं है, जो कि मेरी जगह का भी नहीं है, और उस थर्ड पर्सन ने आके जानबूझ के उस जगह पे ब्लास्ट करवा दिया, तो यहां पे भी मेरी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। फिर प्लेंटिफ्स ओन रॉन्ग, प्लेंटिफ्स ओन रॉन्ग, कहीं पे मान लो ऐसी कंडीशन हो जहां पे प्लेंटिफ की खुद की गलती हो रही, जहां पे लॉस जो है वो प्लेंटिफ के खुद की गलती के कारण हो रहा है, तो वहां पे भी जो है ये एक्सेप्शन अप्लाई हो जाएगा, वहां पे भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फोर्थ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यदि जो स्टेट अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट है, उनके एक्ट, मान लीजिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिए कि नहीं यहाँ पे हम जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे, हम जो है अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप अपनी जो चीजें हैं इसको यहाँ से हटाइए। अब वाटर रिजर्वायर को नहीं चाहते हुए हमें खोलना पड़ा, हमने गवर्नमेंट को कहा, उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं आपको ये खोलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जगह देनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाली, जो जहाँ पे स्टेट अथॉरिटी का रूल है, ऑर्डर है, उस जगह पे भी जो है ये एक्सेप्शन लग जाएगा। फिफ्थ वाली बात, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, जहां पे प्लेंटिफ की खुद की कंसेंट थी, प्लेंटिफ ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस लॉस को एक्सेप्ट किया हो, तो ऐसी जगह पे भी क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे, वो भी एक्सेप्शन हो जाएगा। इसके बाद एक और मेजर केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू एस्केप ऑफ ओलियम गैस, सब लोग जानते हैं जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो जहां पे एमसी मेहता ने केस लड़े थे, यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो ओलियम गैस के लीक हो जाने से, जो एक इंडस्ट्री से लीक हुआ था, तो ओलियम गैस के लीक हो जाने से उनकी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। इंडस्ट्री ओनर लाइबल टू पे कंपनसेशन टू पीपल, यहाँ पे इंडस्ट्री ओनर जो था उसको कंपनसेशन पे करना पड़ा था। और प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के जैसे ही हमारे इंडिया के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, जहां पे किसी एंटरप्राइज में हैजार्डस एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वहां पे उसका एस्केप जो है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहां पे ये बताया गया, इस रूल में ये बताया जा रहा है कि यदि किसी जगह पे कोई हैजार्डस एक्टिविटी चल रही है, तो अब देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ इट, जो भी हैजार्डस एक्टिविटी कर रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि यहाँ पे किसी भी तरीके की गड़बड़ होती है तो वो फुल्ली उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं होंगे। और यही रूल जो है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है, सॉरी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो है ये रूल है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ कंपनी। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली जो क्लर्क था, जो फर्म थी उसका जो क्लर्क था, उसने फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन किया था। क्लाइंट था, तो क्लाइंट के जो फंड थे, क्लाइंट ने जो पैसे जमा किया था उसको मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया, उसको खुद के यूज में ले लिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठता कि क्या फर्म लायबल होगी क्लर्क के ऐसे एक्ट के लिए, क्या फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी? तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि यस, फर्म लायबल फॉर एन एक्ट ऑफ इट्स एजेंट या क्लर्क, फर्म जो है अपने एजेंट या क्लर्क के एक्ट के लिए लायबल होती है। और यहाँ पे जो बात आती है वो होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी, टॉर्ट्स का वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसमें आता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का एक कॉन्सेप्ट जो कि कहता है लेट द मास्टर आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रिंसिपल होते हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है, वो उन एक्ट्स के लिए लायबल होती जो उसके सर्वेंट या उसके एजेंट
इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान करते हैं, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान करते हैं। ऐसा नहीं कि घर में बैठा और घर में उसने कुछ गलत काम कर लिया तो उसके लिए मास्टर लायबल हो जाएगा, नहीं। ऑफिशियल ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त, इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी यदि एजेंट या क्लर्क या सर्वेंट ऐसा कोई काम कर देता तो उसका मास्टर जो है वो उसके लिए लायबल होगा। वहीं एक और केस आता है जो वाइकेरियस लायबिलिटी का एक्सेप्शन है। कैसे? कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस था जिसमें क्या हुआ था कि सोना जो है, पुलिस सोना पकड़ के लाती है, गोल्ड पकड़ती है बहुत सारा, और पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि भाई पुलिस कस्टडी में गोल्ड रखा हुआ था, पुलिस ऑफिसर उस गोल्ड को लेके भाग जाता है। एक कोई हवलदार होता है वो उस गोल्ड को लेके भाग जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या हम स्टेट को लायबल करेंगे, क्योंकि वो तो अपने इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी था, ऑफिशियल ड्यूटी में था, और स्टेट उसकी अथॉरिटी है, स्टेट उसके मास्टर है, तो क्या हम स्टेट को लायबल करेंगे इस एक्ट के लिए? तो यहाँ पे जो आंसर आता है, यहाँ पे जो कोर्ट डिसाइड करता है वो कहता है नो। जब टॉर्ट कमिट किया जाता है एजेंट के द्वारा, वो भी स्टेट के एजेंट के द्वारा, जब वो सोवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट को परफॉर्म कर रहा है तो स्टेट जो है लायबल नहीं होगा। सोवरेन फंक्शन मतलब कि इनएलिएनेबल फंक्शन ऑफ स्टेट। तो ये एक्सेप्शन है वाइकेरियस लायबिलिटी का। अब हम कुछ जनरल डिफेंस जो हैं उनके केसेस और उनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। होम्स वर्सेस माथर या मैथर, होम्स वर्सेस मैथर का जो केस है, इसमें क्या हुआ था कि प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट के हॉर्स के वायलेंट बिहेवियर से जो है इंजर्ड हो जाता है। मतलब डिफेंडेंट का जो घोड़ा होता है ना, वो उसका एकदम से वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। ये बहुत कोशिश भी करता है डिफेंडेंट उसको संभालने की, लेकिन वो संभलता नहीं है, वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता, एकदम से कंट्रोल खो बैठता है। तो कोर्ट ये हेल्ड करता है कि भाई डिफेंडेंट जो है लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था, इनएविटेबल एक्सीडेंट। जो एक डिफेंस है, इनएविटेबल एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है होम्स वर्सेस माथर के केस में। मैथर के केस में इसमें क्या हुआ था कि इफ डैमेज ऑकर्स इवन इफ ड्यू केयर इज टेकन, मान लीजिए कि भाई ड्यू केयर, प्रॉपर केयर एंड कॉशन टेकन की गई है, ली गई है, और उसके बावजूद भी यदि डैमेज हो जाता है, देन इट इज एन अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट एंड डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। तो इसको कोर्ट अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट मान लेगा कि भाई जब सारी चीजें करने के बाद भी यदि चीज या कोई एक्ट आपे से बाहर हो चुका है तो वो अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट होगा, इनएविटेबल एक्सीडेंट होगा, और डिफेंडेंट को यहाँ पे लायबल नहीं किया जाएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट केस आता है कोप वर्सेस शार्प। कोप वर्सेस शार्प के केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट जो है वो क्या होता है, भाई प्लेंटिफ है, अब ये प्लेंटिफ का घर था, अब प्लेंटिफ के घर में जो है आग लग जाती है। अब प्लेंटिफ के घर में आग लग गई तो डिफेंडेंट ने सोचा कि यार चलो आग बुझा देता हूँ, इसकी आग बुझाने में मदद कर देता हूँ। तो डिफेंडेंट जो है क्या करता है कि वो प्लेंटिफ के घर, मतलब प्लेंटिफ के लैंड में जाता है, प्लेंटिफ के घर पे ट्रेसपास कर देता है, लैंड पे ट्रेसपास कर देता है, और वो ताकि वो उस आग को बुझा सके। तो प्लेंटिफ क्या करता है, ट्रेसपास का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एंट्री इन अदर्स लैंड, किसी अदर व्यक्ति के लैंड पे, किसी अदर व्यक्ति की संपत्ति पे अनऑथराइज्ड एंट्री कर लेना, उसको हम कहते हैं ट्रेसपास। तो भैया डिफेंडेंट अच्छे काम के लिए, गुड फेथ में, उसके घर को आग लगने से बचाने के लिए ऐसा काम करता है, जाके उसको रोकने की कोशिश करता है, आग बुझाने की कोशिश करता है, फिर भी प्लेंटिफ क्या करता है, उसके अगेंस्ट केस लगा देता है कि आप जो है मेरे यहाँ पे आपने ट्रेसपास किया। तो कोर्ट क्या हेल्ड करता है, कोर्ट हेल्ड करता है कि भैया डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। क्यों लायबल नहीं होगा? क्योंकि नेसेसिटी थी। यदि वो स्टॉप आपकी आग बुझाने के लिए, आपके घर में जो आग लग गई थी उसको बुझाने के लिए यदि आपके लैंड पे नहीं जाता तो आपके घर की आग नहीं बुझती और पूरा प्रेमाइसेस, आपका पूरा घर जो है वो जल चुका होता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो एक्सीडेंट और नेसेसिटी आईपीसी में कहाँ दे रखे हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो नेसेसिटी वाली डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि इफ अ टॉर्ट इज कमिटेड फॉर लेजिट डिमांड ऑफ सिचुएशन देन इट इज नॉट एक्शनेबल। यदि कोई टॉर्ट कमिट कर दिया गया लेकिन वो सिचुएशन की डिमांड थी, वो नेसेसरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, कंडीशन ऐसी बन गई थी कि वहां पे यदि उस चीज को वो नहीं करता तो और बड़ी हानि हो सकती थी, अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए उसने ऐसा किया, तो फिर वो एक्शनेबल नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ये बात कहती है। अब इसके बाद आता है बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक।
बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक, ये सारे ही केसेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे केसेस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक का जो केस है, अब इसमें क्या हुआ देखिए। होता क्या है कि प्लेंटिव जो है वो ट्रेसपास करता है डिफेंडेंट के लैंड से, ठीक है। डिफेंडेंट का जो लैंड था, जमीन थी, वहां से प्लेंटिव जो है वो ट्रेसपास कर रहा था, वहां से निकल रहा था, ठीक है। वहां जबरदस्ती अनऑथराइज्ड एंट्री करता है, वहां से ट्रेसपास करता है। तो होता क्या है कि वहां पे स्प्रिंग गन लगी हुई थी, और वो स्प्रिंग गन जो है वो स्प्रिंग गन उसको हिट करती हैं, उसको चोट पहुंचा देती हैं। डिफेंडेंट के लैंड पे स्प्रिंग गन लगी हुई थी और उससे उसको इंजरी हो जाती है प्लेंटिफ को, और वहां पे कोई भी ऐसा नोटिस नहीं लिखा हुआ था, कोई भी ऐसा पोस्टर या कह सकते हैं कोई भी ऐसी वार्निंग साइन नहीं बनी हुई थी कि यहाँ पे स्प्रिंग गन लगी हुई है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई प्लेंटिफ ने भी ट्रेसपास तो किया था, क्वेश्चन ये उठ जाता है कि क्या डिफेंडेंट लायबल होगा, क्या डिफेंडेंट लायबल होगा। तो कोर्ट हेल्ड करता है कि हाँ, डिफेंडेंट लायबल होगा। क्यों? भले ही प्लेंटिफ, हम मानते हैं कि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, प्लेंटिफ गलती कर रहा है, लेकिन द रिटेलिएशन बाय डिफेंडेंट आउटवे हिज रॉन्ग। जो रिटेलिएशन डिफेंडेंट ने किया, डिफेंडेंट जो है वो उसने खुद कोई नोटिस नहीं लगाया, खुद कोई वार्निंग नहीं लगाया, और जो उसकी तरफ से जो एक्ट किया गया डिफेंडेंट की तरफ से वो ज्यादा हानिकारक था। तो प्लेंटिफ एज रॉन्ग डूअर वाली जो बात है, यहाँ पे ये वाले एक्सेप्शन को डिस्कस किया गया है, प्लेंटिफ एज रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ एज रॉन्ग डूअर में जनरली क्या होता है कि जब टॉर्ट कमिट किया जाता है किसी प्लेंटिफ के रॉन्ग एक्ट के कारण, तो डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना जाता। लेकिन इस केस में जो है, जो प्रपोर्शन ऑफ हार्म थी, जो ज्यादा हार्म पहुंचाया गया था, वो डिफेंडेंट के द्वारा पहुंचाया गया था, तो इसलिए जो है यहाँ पे कोर्ट ने उसको लायबल माना, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ 4 केसेस और रह गए। सबसे पहला आता है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर, इसमें क्या हुआ था, देखो प्लेंटिफ जो है वो नेग्लिजेंटली उस जगह पे ड्राइव कर देता है अपनी गाड़ी को, जो कि पोल जो है डिफेंडेंट ने सेटअप किया था। अब डिफेंडेंट ने क्या हुआ कि अब देखिए ये रोड है, डिफेंडेंट ने इस जगह पे पोल लगा दिया, ये पोल जो है ये गलत जगह पे लगा हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठ गया, क्या होता है, यहां से इसकी कार आती है, प्लेंटिफ की कार आती है, और वो कार इस पोल से टकरा जाती है। यहाँ पे डिफेंडेंट का इस पोल को लगाना भी गलत है, और कार भी जो है वो नेग्लिजेंटली प्लेंटिफ चला रहा था। तो क्वेश्चन ये उठ गया कि क्या डिफेंडेंट लायबल होगा। तो इसका आंसर है नो। क्यों नो? इसलिए इसका आंसर है, कोर्ट ने इसलिए इसको नो हेल्ड किया क्योंकि प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता था। यदि प्लेंटिफ की गलती नहीं होती, प्लेंटिफ खुद नेग्लिजेंट नहीं होता, तो वो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता था। ये कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जहां पे दोनों पार्टी का कॉन्सेप्ट नेग्लिजेंस होता है। मतलब when damage occurs to the plaintiff due to his negligence, जब प्लेंटिफ को डैमेज ऑकर हो रहा है उसके खुद के नेग्लिजेंस के कारण, along with the negligence of defendant, मतलब उसका भी नेग्लिजेंस है और डिफेंडेंट के पार्ट में भी नेग्लिजेंस है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के केस में। इसके बाद आता है वुलरिज वर्सेस समनर। इसमें क्या हुआ था, प्लेंटिफ जो है हॉर्स रेस चल रही थी और हॉर्स रेस में प्लेंटिफ फोटोग्राफी ले रहा था। तो होता क्या है कि प्लेंटिफ जो है रेस कोर्स पे इंजर्ड हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डिफेंडेंट लायबल होगा कि उसने सेफ्टी गार्ड्स नहीं रखे थे, क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट ने सेफ्टी गार्ड्स नहीं रखे थे ताकि ऐसी कोई घटना हो तो सेफ किया जा सके। तो कोर्ट हेल्ड करता है कि भैया डिफेंडेंट इज नॉट लायबल, प्लेंटिफ टुक हिज ओन रिस्क टू एंटर द प्रीमाइसेस टू टेक सच फोटोग्राफी। क्या बताया कोर्ट ने कि भैया प्लेंटिफ ने तो खुद की रिस्क पे आया था, डिफेंडेंट ने कोई उसे जबरदस्ती तो बुलाया नहीं था, डिफेंडेंट ने अपना एक सिंपल सा इवेंट करवाया, और उस इवेंट में आप लोग जो है वॉलंटरीली आए थे, आप लोग खुद से आए थे, प्लेंटिफ ने कभी आपको फोर्स नहीं किया कि आप आइए करके। तो भैया प्लेंटिफ मतलब डिफेंडेंट ने कभी आपको फोर्स नहीं किया कि आप आइए। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि प्लेंटिफ ने खुद की रिस्क पे जो है प्रीमाइसेस में एंट्री की थी और खुद की रिस्क पे जो है वो फोटोग्राफी कर रहा था। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब कि जहाँ पे कोई पर्सन अपनी कंसेंट से
रिस्क लेता है, जहां पे पर्सन की कंसेंट होती है। क्या कॉन्सेप्ट है? इफ अ पर्सन वॉलंटरली एक्सेप्ट टू इंजरी ही कैन नॉट कंप्लेन ऑफ दैट लेटर। यदि कोई पर्सन वॉलंटरली एक्सेप्ट करता है, वॉलंटरली कंसेंट देता है इंजरी के लिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो डिफेंडेंट के वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रेज नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ला सकता। इसका एक और इंपॉर्टेंट केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। ठीक है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या हुआ था भाई? इसमें यही होता है कि क्या होता है कि वो कार रेस देखने जाता है एक पर्सन, और धोखे से एक कार जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, और डिसबैलेंस होने के कारण उसका कोई पार्ट जो है, उससे एक पर्सन जो होता है, प्लेंटिफ जो होता है, उसको इंजरी हो जाती है। तो वो केस लगा देता है कि भाई मुझे इंजरी हुई, मुझे कंपनसेट करो। तो कोर्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और आप अपनी कंसेंट से उस जगह पे गए हुए थे, तो आप जो है वहां पे कंपनसेशन नहीं मांग सकते। अब नेग्लिजेंस, देखो नेग्लिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट केस डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। डोनो वर्सेस स्टीवेंसन के केस में क्या हुआ था कि भाई एक हाफ डिकम्पोज्ड स्नेल, ठीक है, केचुआ स्नेल, वो प्लेंटिफ की बियर में मिलता है। ये प्लेंटिफ की बियर है मान के चलो, और यहां पे ये केचुआ इसकी बियर में मिल जाता है। अब क्या, ग्लास अच्छे से बना दो। अब बियर में जब प्लेंटिफ मतलब बियर की ग्लास में जब वो स्नेल मिल जाता है, तो क्या बियर की कंपनी लायबल होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन रेज होता है। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि यस, बियर की कंपनी जो है लायबल होगी इस नेग्लिजेंस के लिए। क्यों? क्योंकि बियर की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसकी बॉटल के अंदर, उस कंपनी की बॉटल के अंदर ऐसा कोई भी एक्ट होने से, ऐसे कोई भी गलत मटेरियल डालने से रोके। फिर भी वहां पे कंपनी का नेग्लिजेंट एक्ट था, इसलिए कंपनी लायबल होगी। और इफ एनी टॉर्ट इज कमिटेड टू अनदर पर्सन बाय वंस नेग्लिजेंस देन ही इज लायबल। यदि एक पर्सन के नेग्लिजेंट एक्ट के कारण, जहां पे वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं लेता, उस एक्ट के कारण यदि किसी पर्सन को कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर जिस पर्सन ने नेग्लिजेंस किया है वो लायबल होता है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डिफेमेशन। डिफेमेशन का इंपॉर्टेंट केस है डीपी चौधरी वर्सेस मंजुलता। यहां पे एक्चुअली हुआ क्या था कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट, प्लेंटिफ के बारे में गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी गई थी। प्लेंटिफ के अगेंस्ट रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश कर दी गई थी। अब इंफॉर्मेशन क्या पब्लिश कर दी? इंफॉर्मेशन ये पब्लिश कर दी गई जो है कि प्लेंटिफ रैन अवे विद समवन, प्लेंटिफ जो है किसी के साथ भाग गया। ये इंफॉर्मेशन डाल दी गई कि भाई प्लेंटिफ जो है किसी व्यक्ति के साथ भाग गया। तो कोर्ट में केस हुआ। कोर्ट में जब केस हुआ और ये दिखाया गया कि देखिए ये ऐसा ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर में प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो कोर्ट ने बोला कि ये तो सही बात है। जब वो व्यक्ति भागा नहीं था, जब वो व्यक्ति वहीं पे मौजूद था, तो ये तो आपने उसको डिफेम कर दिया, 4 लोगों के बीच में उसकी नाक कटवा दी, 4 लोगों के बीच में उसकी इज्जत गिरा दी, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंचा दी। तो डिफेंडेंट को लायबल किया जाता है फॉर डैमेजिंग रेपुटेशन ऑफ प्लेंटिफ, कि आपने प्लेंटिफ की रेपुटेशन को डैमेज किया। डिफेमेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट है कि एनी वन पब्लिशिंग फॉल्स न्यूज अबाउट अ पर्सन एंड डैमेजेस हिज रेपुटेशन इज गिल्टी ऑफ टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश कर देता है, ठीक है, और कोई फॉल्स न्यूज पब्लिश कर देता है जिससे उसकी रेपुटेशन को डैमेज हो जाता है, तो वो फिर डिफेमेशन वाले टॉर्ट के लिए गिल्टी होगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारा चैनल है टेलीग्राम पे लॉ खोजो, आप उसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जाके इसमें, और सारी की सारी यहाँ पे जितने भी वीडियोस डिस्कस होते हैं इसका PDF आपको वहीं पे मिलेगा। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम पे लॉ खोजो नाम से एक चैनल है, तो यहाँ पे भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब करिए
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप कमेंट करके हमें बताइए कौन कौन सी चीज़ों पे आप और वीडियोस पाना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ पे, उन कॉन्सेप्ट पे इसी तरीके से वीडियो जो है आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।